नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हमारा लेक्चर 7 होने जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। 30 क्लास में पूरी की पूरी आपकी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। ये हमारी 7वीं क्लास है। क्लास आप देखेंगे कि पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअली फैक्चुअली जिन चीज़ों को जिस आधार पे ख़त्म करना चाहिए उस आधार पे ख़त्म करके आगे बढ़ा जा रहा है। विश्वास रखो, जो इस पूरी क्लास को देख लेगा, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेगा, एग्जामिनेशन में सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाला है। आप इस क्लास को करने के बाद एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएं, आप क्या करो, घटना चक्र उठाओ, घटना चक्र का पूर्वावलोकन और उसको सॉल्व करो। उसकी आंसर को रीड नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर आपको लगे कि इस क्लास के बाद से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन हो, फैक्चुअली क्वेश्चन हो, सब बहुत आराम से लगते चलना है, तो मीन्स आप सही रास्ते में है, चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आपकी आगे बढ़ रही हैं। तो कल एक क्वेश्चन हमने पूछा था जिसका आंसर अभी हमने नहीं बताया है, और उसका आंसर आज क्लास के बीच में बताऊंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो सेकंड स्टेटमेंट था अभी डिस्कस नहीं हुआ है। तो हम लोग जब थोड़ी सी क्लास आगे बढ़ जाएगी तो बीच में उसके आंसर को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज की भी क्लास में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, 7वां लेक्चर है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, मैं इस बार जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बेस क्या कर रहा है, आपको 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर जो मेरा 1 है वो ये है, ध्यान देना। 2 स्टेटमेंट में टीपू सुल्तान के ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना। टीपू सुल्तान ने चामुंडेश्वरी देवी मंदिर के लिए मंदिर हेतु दान दिया था। पहला स्टेटमेंट यह है कि भैया एक चामुंडेश्वरी देवी मंदिर है आपके मैसूर वाले बेल्ट में, इसके निर्माण के लिए टीपू सुल्तान ने दान दिया था। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ध्यान से देना। टीपू सुल्तान ने, ऐसे लिख देता हूं टीएस, इसको समझना, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने कुल 4 देशों ब्रैकेट में उनका नाम लिख देता हूं, अरब, अफगान, तीसरा देश आपका हो गया फ्रांस, और चौथा देश हो गया आपका तुर्की। 4 देशों में अपने राजदूत भेजे थे। हमको पता है ये अपना राजदूत भेजा था, राजदूत भेजे थे। ये सेकंड स्टेटमेंट है। आंसर्स आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ऊपर लिख देता हूं। सही कथन को बताना, आपको जो सत्य है आपको लिखना होगा सर कि 1 2 3 4 सत्य है, ऐसे। तीसरा स्टेटमेंट, जो तीसरा क्वेश्चन है आप लोग के दिमाग में वो ध्यान देना कि तीसरा स्टेटमेंट आपको क्या मिलने वाला है। तीसरा स्टेटमेंट है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात डिंडीगुल, मालाबार और 12 महल क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुए। ये थर्ड स्टेटमेंट है, अंग्रेजों को प्राप्त हुए। हमको पता है डिंडीगुल में क्या है कि हैदर अली ने क्या लगा यहां पे, क्या था कोई बताएगा, प्राप्त हुए। चौथा स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आप सबको कमेंट करना रहेगा। जो हमारा इसमें चौथा स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट क्या है, तो वो ले लेते हैं हम लोग। आपका चौथा स्टेटमेंट हम लोग का हो जाएगा आपके एक ट्रीटी के बेस, जो कि है पुरंदर की ट्रीटी। देखो पुरंदर की 2 ट्रीटी थी, एक के ऊपर कल क्वेश्चन पूछा था, एक के ऊपर आज पूछ देता हूं। पुरंदर की संधि, ये वो संधि है जो 1600, ध्यान देना, जो आपका शिवाजी के साथ हुई थी, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, 1665 वाली जो ट्रीटी है। ठीक, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं के अनुसार 12 किले
शिवाजी के पास रखे गए। वो 35 किलो पे कंट्रोल किया था मुगलों के शिवाजी ने। तो ये 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है और कौन सा स्टेटमेंट मतलब सही स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, ऊपर मैंने पूछा भी है, सत्य स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, चलो मैं बताते भी चल रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना आए, मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आप लोग एक बार देखो, क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से देखते चलोगे तो किसी को कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि पहले मैंने सारी की सारी चीजें बढ़िया तरीके से आप लोगों को कराते गए। जैसे अगर हम लोग पुरंदर की संधि को ध्यान दें, 1665 ईस्वी में हमको पता है कि ये संधि किसके किसके बीच में होती, तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में संधि हुई थी। जयसिंह एंड शिवाजी के बीच में संधि हुई थी। याद करिए, आपको पढ़ा चुके हैं, 1665 में संधि आपकी की गई थी। एग्जैक्ट डेट था 22 जून। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें कुल 35 आपके पास किले जो थे वो शिवाजी के कंट्रोल में थे, 35 किले। इसमें से ध्यान देना 23 किलो पे क्या हुआ था, जयसिंह ने ट्रीटी किया था कि भाई ये मुगलों को वापस लौटा दो। तो 23 किले शिवाजी ने मुगलों को वापस लौटा दिए थे, अर्थात जो 12 किले हैं वो शिवाजी के पास छोड़ दिए गए थे। तो चौथा स्टेटमेंट से हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हमको याद होना चाहिए वो कार्नवालिस का स्टेटमेंट। अगर आप सबको याद होगा, अब बताओ वो स्टेटमेंट किसका था, कार्नवालिस का था ना, कि हमने अपने शत्रुओं को शक्तिशाली बनाए बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। पंगु किसे बना दिया, तो मैसूर को, ठीक है, यानी टीपू सुल्तान को। तो उस समय जो डिंडीगुल वाला क्षेत्र था, जो मालाबार था और जो 12 महल क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों को किसको दे दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगी थी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस ट्रीटी से खत्म हुआ था, आप बता सकते हो। क्या वो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी थी या कोई और ट्रीटी थी। अब टीपू सुल्तान ने कह रहा है कुल 4 देशों, अरब, अफगान, फ्रांस और तुर्की, ये 4 देशों का नाम लिख रहा है कि क्या इन्हीं 4 देशों में इन्होंने राजदूत भेजे थे। तो ऐसा नहीं है, देखो भेजे तो थे राजदूत टीपू सुल्तान ने। अक्सर क्या गलती आप लोग करते हो, फंस जाते हो कि हैदर अली ने राजदूत भेजा था या फिर टीपू ने। तो टीपू ने राजदूत भेजा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बस यहां पे जो नंबर 4 लिख दिया ना, इसी 4 नंबर से स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो 4 देशों में नहीं, इसमें ध्यान देना, आपको यहां पे क्या लिख रहा है, अरब, अफगान, फ्रांस और तुर्की, 4 देशों का नाम है। इसके अलावा जो 2 देश है, ध्यान देना, आपको कुस्तुनतुनिया पे देखने को मिलेगा, कुस्तुनतुनिया, यहां भी राजदूत भेजे गए हैं। कुस्तुनतुनिया के अलावा दिमाग में रखना, मॉरिशस, यहां भी आपके राजदूत भेजे गए हैं। तो ये 2 जगह और थे जहां पे राजदूत भेजे गए थे। ओके, ये 2 जगह और थे जहां पे राजदूत भेजे गए थे। अब इसके बाद से हमारी बारी आ गई चामुंडेश्वरी देवी मंदिर। देखो, श्रृंगेरी देवी मंदिर अगर आप पूछे तो श्रृंगेरी देवी मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसके मरम्मत के लिए टीपू सुल्तान ने क्या किया था, दान दिया था। श्रृंगेरी देवी मंदिर के लिए, श्रृंगेरी देवी मंदिर के लिए। लेकिन अगर बात आती है चामुंडेश्वरी देवी मंदिर के लिए, तो इसके लिए हैदर अली ने दिया था, हैदर अली ने। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया, और ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो सही पूछा है तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन करते चलेंगे, पुराना हमारा रिवीजन भी पैरेलली चलता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अपने सीधे क्लास पे आते हैं। तो हमने क्लास जहां से खत्म किया था वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कल की क्लास हमने क्या हुआ, बाजीराव प्रथम को हमको देखना बचा था, हम लोगों ने बालाजी विश्वनाथ वाले टॉपिक को देख लिया था। अब देखो, बाजीराव प्रथम के ड्यूरेशन में जो एक निगेटिव पॉइंट क्या आता है, सत्ता का धीरे धीरे आप देखोगे विकेंद्रीकरण होना स्टार्ट होता है। सत्ता का क्या होगा, धीरे धीरे विकेंद्रीकरण स्टार्ट होगा। विकेंद्रीकरण के पीछे का रीजन मैंने कल आपको बताया था। इसके पीछे का रीजन था कि मराठों में, ठीक है, शक्तिशाली सरदारों का आगमन। इसके पीछे का रीजन क्या है, मराठों में शक्तिशाली सरदारों का आगमन, कई क्षेत्रों में बहुत ही शक्तिशाली सरदारों का प्रवेश हो चुका था। ठीक, अब ये शक्तिशाली सरदार कौन थे, फॉर एग्जांपल अब यहां देखना, तो प्रमुख सरदार का नाम लिखा है, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। ठीक है, इनमें बहुत सारे लोग आप देखोगे 1857 की क्रांति में, 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में, ये बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, अब हमारी बात में जो समझना होगा, तो जो बाजीराव प्रथम है, इनके ड्यूरेशन में विकेंद्रीकरण की घटना भी हमको देखने को मिलती है। हालांकि विकेंद्रीकरण भले था, केंद्र इतना पावरफुल था, पेशवा इतना पावरफुल था कि कोई कुछ कर नहीं सकता था। मतलब
कोई छितिर बितिर नहीं हो सकता था, अपने मन से किसी दूसरे से ट्रीटी नहीं कर सकता था, यानी षड्यंत्र का शिकार कभी मराठा नहीं हुए जब तक पेशवा शक्तिशाली थे। अब देखो इस ड्यूरेशन में क्या है, क्योंकि भाई बाजीराव प्रथम भी क्या थे, ये पुत्र थे बालाजी विश्वनाथ के, तो एग्रेसिव तो उतने ही थे, तो इन्होंने जाके इनके ड्यूरेशन में भी साहू जी ही है, ना एक चीज समझना होगा, ठीक है। अब हम लोग इनके ड्यूरेशन में भी क्या है, साहू जी हैं। अब ये जाएंगे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम कहते हैं कि भाई हमको क्या करना चाहिए, मुगल को खत्म कर देना चाहिए। मतलब क्यों, वो कहते हैं मुगल कमजोर हो चुके हैं, तो इससे बेहतर है कि हमको मुगल को खत्म कर दो। तो ये मुगलों से के लिए कहते हैं कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ये स्टेटमेंट बाजीराव प्रथम का है, किसके लिए, मुगलों के लिए, मुगलों के लिए ये स्टेटमेंट दिया है किसने, बाजीराव प्रथम ने मुगलों के लिए, कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। क्योंकि 1720 से 40 का दौर है और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि फर्रुखसियर को अंधा करके मार दिया गया है, अंधा कर इसकी क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। और इस हत्या में मराठा भी संलिप्त थे। मराठाओं के द्वारा क्या क्या था, तो भाई इन चीजों ने ये तो बताया कि जो मुगल हैं वो अंदरूनी तौर पे कमजोर हो चुके हैं, दरबारी षड्यंत्र कितना गंदा चल रहा है, इससे मराठा क्या होते हैं, परिचित हो जाते हैं। इसी के लिए बाजीराव प्रथम का स्टेटमेंट था कि भाई हमको क्या होना चाहिए, हम भारत का विकल्प बनेंगे, हम भारत को लीड करेंगे, ठीक है, हिंदुस्तान को लीड करेंगे। ये स्टेटमेंट दिया गया मुगलों के लिए। इस बीच में एक घटना भी आपको देखने को मिलती है और बाजीराव प्रथम के ड्यूरेशन में ये हस्तक्षेप आपको देखने को मिलेगा। आपको नीचे एक मैप दिख रहा होगा, यहीं से हम आपको मस्तानी और बाजीराव की मुलाकात आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये आप जो बेल्ट दिख रहा हो ये आपका मराठा है, ये बेसिकली थोड़ा एक्सपेंशन वाला क्षेत्र है, इस ड्यूरेशन में फैलाव हो चुका है। यहां पे आपको दिल्ली में मुगल देखने को मिल रहा है, ये आपके मुगल हो गए देखने को, रेड कलर से कर दे रहा हूं, मुगल हो गया। इन मुगलों के अंतर्गत ये क्षेत्र था 2, इसमें इनका एक इलाहाबाद ये प्रांत हो गया, ये एक बुंदेलखंड प्रांत हो गया। तो इलाहाबाद प्रांत का जो प्रांतपति था उसका नाम था मुहम्मद खां वंगश, और बुंदेलखंड के छत्रसाल थे। बुंदेलखंड के छत्रसाल एक कमजोर शासक थे, ध्यान देना, ये क्या थे, ये कमजोर थे, कमजोर प्रांतपति थे। और वंगश क्या था, शक्तिशाली था, ठीक है। अच्छा यहां से एक चीज समझ में आ रहा है। अब देखो होगा क्या, एक चीज भाई, थोड़ा सा मुगलों से इनका संबंध भी वंगस का अच्छा रहता है, ठीक है, बाय रिलीजन आप समझोगे। तब होगा क्या, बुंदेलखंड यानी छत्रसाल क्या करेंगे, ये स्वतंत्र व्यवहार करना स्टार्ट कर देंगे। एक तो कमजोर है लेकिन ये क्या करेंगे, स्वतंत्र व्यवहार करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनको चेतावनी कौन देगा, इनको चेतावनी देगा इलाहाबाद का जो प्रांतपति है, वो चेतावनी देगा कि देखिए छत्रसाल जी औकात में रहिए, नहीं तो टाइट कर देंगे। छत्रसाल कुछ भी होगा भाई, डर जाएंगे धमकी से। ये भाग के कहां आएंगे, ये भागे भागे आएंगे किसके पास, ये आएंगे मराठा के पास, ठीक है। इस वक्त मराठा में कौन है, तो मराठाओं में इस वक्त बाजीराव प्रथम है। बाजीराव प्रथम से बोलेंगे कि साहब ऐसी ऐसी बात है, हमको धमकियां मिल रही हैं। तो बाजीराव बोलेंगे भाई हमको क्या मिलेगा, हम तुम्हारी साथ दे देंगे लेकिन हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे मुगलों से मैंने तीर भेज दिया है, तो तीर में थोड़ा सा संशोधन करेंगे, ठीक है। हाँ, ये नीला तीर यहां से लेके आएंगे, बुंदेलखंड से लेके आएंगे, ये यहां से लेके आएंगे, ठीक है। तो फिर वही बात है, चौथ और सर्वदेशमुखी का कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई हम आपको आर्थिक महत्ता देंगे। तो अब होगा क्या, बाजीराव प्रथम जाएंगे। इस बीच में जब ये मदद मांगने इधर आता है, इसी बीच में वंगस क्या करता है, बुंदेलखंड पे अटैक कर देगा। वंगस क्या करेगा, वंगस कर देगा बुंदेलखंड पे अटैक। कलर दूसरा कर लेते हैं, वंगस कर देगा बुंदेलखंड पर अटैक। अब इधर बुंदेलखंड पे क्या हो रही है, अटैक हो जा रही है। और बुंदेलखंड किसके पास मदद मांगने के लिए आ गई है, तो ये आ गई है मराठा के पास। इधर कौन हो गया, आपकी मराठा हो गया। मराठा क्या करेंगे, इस युद्ध में बुंदेलखंड का साथ देंगे, और मुगलों की औकात नहीं है कि रोक दे मराठाओं को। परिणाम क्या है, जब मराठा साथ देंगे तो मराठा के साथ देने के उपरांत क्या होंगे कि ये विजयी बन जाएंगे, ये लड़ाई क्या करेंगे, जीत जाएंगे। अच्छा किसके समर्थन से लड़ाई जीत रहे हैं, तो मराठा समर्थन से लड़ाई जीत रहे हैं। ध्यान देना, मराठाओं के समर्थन से इनके द्वारा ये लड़ाई जीती जा रही है। यहां पे लिख देते हैं हम लोग मराठा समर्थन। एक एक चीज बहुत क्लियर समझते जाना, नोट्स दो आपको मैं शेयर कर ही दूंगा, कहानी की तरफ चीजें समझ में आएंगी। अच्छा वीडियो आप लोग प्लीज शेयर जरूर कर दिया करो मेरे भाई, एक काम। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज यूपी पीसेस और यूपी आरओ के लिए चल रही है, एकदम नवीनतम पैटर्न पे, तो टेस्ट सीरीज से आप लोग जरूर जुड़ो,
इसी संडे से आपकी आरओ का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और एक टेस्ट हमने पीसीएस का हमारा हो चुका है। आप वो टेस्ट दे सकते हो, बैकडेट में आप जाके टेस्ट लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बुंदेलखंड विजयी बन जाएगा। अब भाई ट्रीटी के अनुसार क्या बुंदेलखंड और मराठा के बीच में अच्छा संबंध हो गया, तो होगा क्या, बुंदेलखंड कहेगा कि भाई आइए हम आपके लिए एक पार्टी का आयोजन करते हैं। आफ्टर विजयी क्या होगा, जब ये विजयी हो जाएंगे तो एक भव्य पार्टी का आयोजन होगा। भव्य पार्टी, ऐसे बड़ा सा लिख देते हैं पार्टी, एक भव्य पार्टी का आयोजन होगा। गाना बजाना इसमें का पूरा बंदोबस्त रहेगा, ठीक है। इसी में कहा जाता है एज अ डांसर मस्तानी आती है। इसमें जो नचनिया के तौर पे रहती है, जो डांसर के तौर पे रहती है, वो रहती है मस्तानी। और यहीं से क्या होता है, बाजीराव की नजर पड़ती है मस्तानी पे, इन लोगों के बीच में, ठीक है। हाँ, वो पूरा प्रेम प्रसंग का चक्कर चलता है और फिर मराठाओं के डिक्लाइन का एक कारण भी बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है यहीं से बाजीराव के अगेंस्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मस्तानी की मुलाकात कहां से हुई और बाजीराव से, ये हम लोग समझ गए। तो भाई वो एक पार्टी, ये विजय के बाद ये जो पार्टी हुई थी, इसी पार्टी में हुई थी मस्तानी से मुलाकात। ये बात हम लोग समझ गए, ठीक है। तो मस्तानी से मुलाकात समझ गए। अब प्रमुख सरदार समझ गए। यही इतनी घटना है आपके बाजीराव प्रथम के बारे में। अब हमारी बारी आती है बालाजी बाजीराव। हमारी बारी आती है, नेक्स्ट हमारे हैं बालाजी बाजीराव। ये हमारे अगले पर्सनालिटी हैं। हम लोग बालाजी बाजीराव को देखते हैं। देखो, बालाजी बाजीराव के ड्यूरेशन की अच्छी सबसे जो बड़ी बात है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। देखो, पानीपत के तृतीय युद्ध का आपको रीजन बताता हूं। रीजन आप देखोगे, यहां पे जो प्रमुख सरदार है, इसमें एक प्रमुख सरदार का नाम आप लोग देख रहोगे, नागपुर के भोंसले। इसी के लिए मैंने इनको रेड कलर से ऑलरेडी लिखा है, क्योंकि हमको इनको समझाना है। इन सभी प्रमुख सरदारों में नागपुर के भोंसले क्या थे, ये काफी पावरफुल थे, काफी पावरफुल थे, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो भाई, अब आपके घर में कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, तो आप 5 लोग भी किसी को धमका के चले जाएंगे, 2 लोग भी किसी को धमका के चले जाएंगे, डर के आपको नहीं बोलेगा। 2 कारण से, उसको पता है जैसे इनको बोलेंगे इनको तो मार देंगे भाई, 10 मार देंगे मिलके। लेकिन दिक्कत क्या है, बाद में मंत्री जी से दिक्कत है, ठीक है। इनकी कोई औकात नहीं है, ठीक। तो होता क्या है, अब भोंसले अकेले जाएंगे, पूरा बंगाल जीत लेंगे, उड़ीसा जीत लेंगे, मतलब अकेले, मतलब 50 से 100 अपने कमांडोज के साथ। कारण क्या, 50 से 100 लोग कितने भी बहादुर हो, कितने भी बहादुर हो, लेकिन कभी भी बड़ी आर्मी से थोड़ी जीत पाएंगे जब इनके पास ट्रेडिशनल वेपन्स हो। लेकिन होता क्या है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि इनको हरा दे। इसके लिए लोग क्या करेंगे, अधीनता तुरंत का तुरंत स्वीकार कर लेंगे। अब देखो होता क्या है, इसी बीच में जब ये उड़ीसा वगैरह वाला बेल्ट जीतते हैं, तो यानी कटक तक इनका पकड़ हो जाता है। और ये जीतते जीतते कहां चल जाते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे हम लोग कर लेते हैं, इधर पंजाब वाले बेल्ट में एक लोकेशन है जिसका नाम है अटक। अटक नामक लोकेशन है। इसी के लिए कहा जाता था कि अटक से कटक, इधर उड़ीसा में हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा नीचे बना दिया उड़ीसा, ठीक है, ठीक है। तो कटक से अटक क्या था कि मतलब नॉर्थ टू साउथ पूरा अब मराठाओं का पकड़ बन गया था। इस अटक वाले बेल्ट पे ध्यान देना कि जिस सुल्तान का, जिसका गद्दी था या जो राजा था, वो अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। तो ये यही लड़ाई जीतते जीतते क्या होते हैं, इधर से ये पूरा लड़ाई लड़ते लड़ते पहुंच जाएंगे अटक, और अटक पे भी विजय हासिल कर लेंगे। यहां पे अटक पे राजा कौन था, अब्दाली का पुत्र यहां पे शासन करता था। अब्दाली का पुत्र अहमद शाह अब्दाली। हमको पता है ये अफगान का क्या था, अब्दाली कौन था, अब्दाली अफगान का आक्रांता था। ये जीत के क्या किया था, ये क्षेत्र अपने पुत्र को दे दिया था और इसको यहां से भगा देंगे। अब जब ये भाग के जाएगा अपने पिता के दरबार में बताएगा कि भाई क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी घटना घटी, हम बोलने की पिताजी आ जाएंगे, लेकिन बात नहीं माने लोग। तब क्या करेगा, अहमद शाह अब्दाली अपनी पूरी टुकड़ी लेके अफगान से चल देगा। किस चीज के लिए भाई, कि हम मराठाओं को चुनौती देने के लिए। अफगान से क्या करेगा, अफगान से अहमद शाह अब्दाली चल देगा। अब जब अफगान से अहमद शाह अब्दाली चलेगा, तो इस बात की खबर क्या होगी, यहां पे आपको मराठा देखने को मिलेंगे इस वाले बेल्ट में। हालांकि मराठाओं की चौथ और सरदेशमुखी देखो तो लगभग पूरा मराठा यही हो गया है। तो इनसे बोलेंगे काम करो भाई कि पानीपत का जो मैदान है ना, ये बहुत विशाल का मैदान है, पानीपत का यहां पे होगा तृतीय युद्ध, यहीं पे आओ मुलाकात करते हैं, ठीक। अब स्ट्रेटजी बननी स्टार्ट होगी, खबर आएगी कि भाई जो नागपुर के भोंसले हैं इन्होंने काम बिगाड़ दिया है, अब्दाली आ रहा है। कहा जाता है कि अब्दाली से संघर्ष के लिए कई भारतीय शासकों ने मना किया था मराठाओं को कि आप पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है। जब होता ना कि हम लड़ाई के पहले क्या हो कि एक बार कैलकुलेशन कर रहे हैं
हाँ लाभान की। तो कैलकुलेशन मराठाओं के निगेटिव थी। क्यों निगेटिव रहने की बातें बताते हैं। पहली बात कि युद्ध पानीपत में होना था, पहला तो कारण सबसे बड़ा यह था पानीपत में युद्ध होना था। दूसरा कारण क्या था, इस वक्त बाजीराव की तबीयत खराब थी, बाजीराव बीमार थे। तीसरा कारण यह था चौथ और स्वदेशमुखी, ये तीन मेजर रीजन थे। खासतौर पे इसमें जो पहला रीजन है और जो तीसरा रीजन है ये सबसे प्रभावी रीजन बन गया। हुआ क्या, अब आपने कभी भी, अब पानीपत मैंने क्यों बोला कि पानीपत इसका मेन कारण क्यों बोला, देखो पानीपत का मैदान देखोगे तो भाई एक प्लेन लैंड है और मराठा नॉर्मली प्लेन लैंड पे लड़ाई नहीं लड़े हैं, बड़ी लड़ाई नहीं लड़े हैं। ये मुख्यतः कहां पे प्रवृत्त थे, तो छापामार युद्ध में। अब ये पहली बार क्या कर रहे हैं, प्लेन मैदान में लड़ने जा रहे हैं जहां पे ये सक्षम ही नहीं है। अभी एक और बात आपको बताऊंगा जो इन सभी पॉइंट से ज्यादा प्रभावशाली थी। दूसरा भाई, ठीक है, बालाजी बाजीराव की तबीयत खराब थी, वो अलग की बात है कि भाई विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, विश्वासराव क्या थे, ये पुत्र थे किसके, पेशवा के पुत्र थे। और यहां पे कौन है आपके सदाशिवराव भाऊ, ये सेनापति थे। तो सदाशिवराव भाऊ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बालाजी बाजीराव इसमें नहीं रहते, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव का ना होना। तीसरा गलती क्या हुआ, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी ने क्या किया था, भाई आप अपने पड़ोसी राज्यों को लगातार धमका रहे हो कि हम कभी भी युद्ध करके आपको छह छोटा कर सकते, वरना हमसे सुरक्षा, आप अपने से ही सुरक्षा की गारंटी लेने के लिए चौथ मांग रहे हो कि हमसे अगर सुरक्षा चाहते हो, हम तुमको धमकाए ना, तुम्हारे क्षेत्र में लूट ना करें, तुमको मारे ना, तुमको पैसा दो। तो होगा क्या, आप जब मुसीबत में पड़ोगे, आप जब किसी को ललकार दोगे तो आप फॉर एग्जाम्पल मराठा यहां है, युद्ध यहां होना है, बीच में कई भारतीय राज्य है, बीच में ये मान लो भारतीय राज्य है। अब आपको लड़ाई लड़ने यहां तो जाना है, लेकिन आप इतनी दूरी जो आपको तय करनी है, इतनी जो आपको दूरी तय करनी है, भाई कोई भी भारतीय राज्य आपको क्या करेगा, रिसोर्सेज नहीं देगा। रिसोर्स में क्या, सैनिक नहीं देगा, रिसोर्स में क्या, फूड नहीं देगा। तो होगा क्या, आप भूखे प्यासे यहां पे पहुंचोगे और एक तो सैनिक संख्या आपके पास कम, समझना। तो भारतीय शासकों ने चौथ एवं सरदेशमुखी की वजह से इनकी मदद नहीं की, ये एक रीजन पड़ता है इनके पराजय का। चौथा इसमें रीजन क्या था, अब्दाली को पता रहता कि मराठाओं के पास क्या है, मराठाओं के पास तोपखाने हैं, मतलब तोप क्या है, अब्दाली को पता रहता है कि इनके पास तोपखाने हैं। और इनके तोपखाने को एक मोहम्मदन रहता है जिसका नाम था इब्राहिम खां गारदी, ध्यान देना, इब्राहिम का तोपखाने तो इनको पता रहता है, यहां पे ध्यान देना कि तोपखाने तो इनके पास थे, और जो मराठा के तोपखाने थे उनको लीड कौन कर रहा था, तो इनको लीड कर रहा था इब्राहिम खां गारदी। इसको नोट कर जाना आप लोग, इब्राहिम खां, ठीक है, गारदी। लेकिन ये तोपखाने क्या ना, बड़े तोपखाने थे और इनको मोड़ने में टाइम लगता था। और पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या भाई, इसमें क्या हुआ, ये मैदान प्लेन एरिया था, इसने क्या किया, अब्दाली ने ऊंट लेके आया। ऊंट ऐसे मान लो कि भाई ऊपर ऊपर रहता है, ऊपर इसे फिट कर दिया, यहां पे तोप लगा दिया, ठीक है, यहां पे तोप लगा दिया। अब ऊंट को इजिली कहीं भी घुमा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में ऊंट क्या हो जाएगा, इजिली मुड़ जाएगा। तो यानी जो प्रभाविता रहेगी, जो तोप की प्रभाविता रहेगी, वो किसमें ज्यादा रहेगी, तो वो ज्यादा रहेगी जो ऊंट वाले तोप है, ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, चारों तरफ घूम के मारेंगे और इसको मोड़ने में समय लगेगा। तो हल्के तोपखाने स्टेब्लिश किए किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। ये वो रीजन थे जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या हुआ कि मराठाओं की पराजय हुई। और इसमें विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, इन दोनों लोग की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ओके, इन दोनों लोग क्या होती है, इन दोनों लोग की मृत्यु हो जाती है। अब जब इन दोनों लोग की मृत्यु हो जाती है तो बालाजी बाजीराव तक खबर कहा जाता कि किस कूट भाषा में पहुंचा था ये मृत्यु की खबर, बालाजी विश्वनाथ के पास, सॉरी बाजीराव के पास कूट भाषा में कुछ व्यापारियों के द्वारा पहुंचाई जाती है। और व्यापारी क्या करेंगे, कूट भाषा में, अपनी व्यापारिक भाषा में बोलेंगे कि हमने 2 मोतियों, इस युद्ध में हमने 2 मोतियों को खो दिया। तो पेशवा समझ जाते हैं कि हुआ क्या है, ठीक है। अब होगा क्या, इधर देखो, अहमद शाह अब्दाली को रुहेलखंड और सुजाउद्दौला कौन था, अवध का नवाब था, ये दोनों लोग क्या करेंगे, अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट करेंगे।
ये लोग क्या करेंगे, अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट करेंगे, अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट करेंगे। अब्दाली को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर बात है भारतीय राज्य सपोर्ट कर रहे हैं, करना किसको था, तो करना था पेशवा को, लेकिन कर दिए अहमद शाह अब्दाली को। परिणाम क्या होगा, अफगान इसमें हो जाएंगे विजयी। ये जो नागपुर के भोसले थे, ठीक है, रघुजी भोसले, इन्होंने ही पूरी लड़ाई स्टार्ट कराई थी, और इनकी वजह से, इनकी एक कारनामे की वजह से क्या हुआ, मुगलों को तो बतिए छोड़ो, मतलब मराठाओं को जाके लड़ना पड़ गया किससे, अफगानों से, ठीक है। इन्हीं भाई साहब की वो पूरा कारनामा था। अब देखो अहमद शाह अब्दाली तो यहां पे शासन करेगा नहीं, वो तो अफगान का राजा था, मराठा हार गए, मुगल कमजोर हो चुके हैं, बचा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश। अब वो आराम से इनके साथ बारी बारी से लड़ाई लड़ेंगे और निपटा देंगे। समझे बात को, इस चीज को समझो। अब इसके बाद से हमने क्या किया, समझा, यहां से हमने यहां पे देखा था रघुनाथ राव के बारे में कल की। रघुनाथ राव कौन थे, माधव राव और नारायण राव के चाचा जी थे। तो चाचा जी जब दरबारी षड्यंत्र सफल नहीं होता है तो ये भाग के किसके पास चले जाएंगे, ये भाग के जाएंगे बॉम्बे जाएंगे, और वहां पे करेंगे एक ट्रीटी। इसी सूरत की संधि के बारे में मेरे भाई कल मैंने आपसे साथ क्वेश्चन पूछा था, ध्यान, एक सेकेंड, नहीं कल सूरत की संधि के बारे में क्वेश्चन नहीं था, ये सूरत की संधि है। अब देखना, फर्स्ट मराठा वार में, फर्स्ट आंग्ल मराठा वार में कई ट्रीटी हुई हैं, उनमें पहली ट्रीटी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, उस ट्रीटी का नाम है सूरत की संधि। स्क्रीन ध्यान से देखना, थोड़ा सा मुझे पेन चार्जिंग में लगाना होगा तो लगा देते हैं, ठीक है, समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सूरत की संधि 1775 में होती है। अब 1775 में जो सूरत की संधि हो रही है, अब देखो हो क्या रहा है कि रघुनाथ राव क्या कर रहा है कि ये आ रहा है बॉम्बे में, ठीक है, और बॉम्बे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अभी ये दौर याद करो, ये दौर क्या है, ठीक, ये दौर आपका है सूरत की संधि का 1775 का दौर है, ध्यान देना, ये 1775 का दौर है। इस दौर में अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 सेंटर्स हैं, ठीक है, यहां पे बॉम्बे, ये सॉरी यहां पे बंगाल, ये बम्बई, और इधर आपका मद्रास, इधर आपका मद्रास। यहां पे अगर इस लास्ट में मैंने एक मैप बनाया, आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये देखो, तो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी की नींव किसने रखी थी, तो भैया जॉर्ज चार्नक ने। मद्रास प्रेसिडेंसी की नींव किसने रखी थी, फ्रांसिस डे ने। और बंबई प्रेसिडेंसी की नींव किसने रखी थी, गेराल्डी अंगियार ने। तो पहले क्या था कि ये तीनों प्रेसिडेंसीज अलग अलग थी, ये तीनों में से एकीकरण नहीं था। अब देखना, जब अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इन तीनों प्रेसिडेंसीज का एकीकरण किया जा रहा है। और चूंकि बंगाल सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, तो यानी इन तीनों प्रेसिडेंसीज का जो मिलन है वो कहां कर दिया जा रहा है, वो मिलन कर दिया जा रहा है बंगाल प्रेसिडेंसीज में। इस बात को पहले समझ जाओ। तो मैं इसी के लिए लिख रहा हूं कि सूरत की संधि जो रघुनाथ राव के साथ हुई, वो कहां की अंग्रेजी सरकार के साथ हुई, वो बॉम्बे की अंग्रेजी सरकार के साथ हुई थी। क्लियर स्टेटमेंट, वह बॉम्बे की अंग्रेजी सरकार के साथ हुई थी, ना कि मद्रास और बंगाल की। इनमें अपना अलग कंपटीशन था, इसी के लिए इनका एकीकरण किया गया, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं ऊपर, देखते हैं सूरत की संधि को फिर से समझते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग कितना दूर तक मैं काम कर चुका हूं, ठीक है, बस क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यानी सूरत की ट्रीटी यहां पे होगी, सूरत की संधि होगी। इसमें होता क्या है, बंबई की सरकार के साथ जब जाके रघुनाथ राव मिलेगा, कहेगा एक काम करिए भाई साहब, हमारी आप मदद करिए, हमारी आप मदद करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, हम पेशवा बन जाएंगे। और पेशवा क्या होता है कि मराठाओं में बड़ा पद होता है, आपको तो पता ही होगा। तो जब आपको पता है तो समझो मेरी बात क्या है कि भाई मैं अगर आपकी जान पहचान का इंसान पेशवा बन जाएगा तो आपका जो उद्देश्य है वो और हम उसको फलाएंगे फुलाएंगे। आप हमारा उद्देश्य फला फुलाओ, हम आपका उद्देश्य फलाएंगे फुलाएंगे। बंबई की सरकार बोलेगी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, इधर रघुनाथ राव 1775 में आके ट्रीटी कर रहा है। अब यहां पे ऊपर ध्यान से देखो आप लोग, 1775 में कौन पेशवा है, माधव नारायण राव, जो कि एक क्या है, एक अल्पवयस्क बच्चा था, माधव नारायण राव, ठीक है। 1774 में गद्दी बैठ रहा है सॉरी, और 75 में क्या हो रही है, माधव नारायण राव की ट्रीटी हो रही है। अच्छा, माधव नारायण राव की हमको पता कि संरक्षण कौन था,
नाना फडणवीस थे, एक काउंसिल बनी थी जिसको हम लोग कहते हैं 12 भाई काउंसिल। इसी काउंसिल की मदद से इनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा था। इस अल्पवयस्क बच्चे से इनकी मेन दुश्मनी थी। अब समझो 1775 में जब बंबई की सरकार के साथ इनका ट्रीटी होता है, इसी बीच में क्या होगा कि माधव नारायण राव जाएंगे बंगाल की गवर्नमेंट के पास। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स से 1773 के एक्ट के तहत हमको पता है क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। ध्यान रखना 1773 के एक्ट से क्या होता कि, ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग, 1773 के एक्ट से ये क्या था, यानी हम लोग कह सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। अब समझो, तो बंगाल के गवर्नर जनरल से बातचीत करेंगे माधव नारायण राव, वो बोलेंगे एक काम करिए कि आप हमारी मदद करिए, हम आपको जो सहूलियतों का दे देंगे। तो बंबई की सरकार किसकी मदद करने चली जाएगी? अकॉर्डिंग टू सूरत की ट्रीटी। तो सूरत की ट्रीटी की वजह से रघुनाथ राव की सपोर्ट में आ जाएगी, और जो बंगाल की इस गवर्नमेंट है या अंग्रेज हैं वो माधव नारायण राव के समर्थन में आ जाएंगे। अच्छा, माधव नारायण राव की तरफ से कौन गया होगा समझौता करने? तो फडणवीस गए होंगे, नाना फडणवीस गए होंगे। अब यानी यहां पे एक चीज देख रहे हो, इधर रघुनाथ राव वर्सेस माधव नारायण राव हो गया, और इधर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी या बंबई की अंग्रेजी सरकार वर्सेस बंगाल की अंग्रेजी सरकार हो गया। अब बात आती है कि अंग्रेजी सरकार के साथ दिक्कत क्या आएगी कि वो सूरत की संधि को माने, ध्यान देना, वो सूरत की संधि को माने, या फिर वो पुरंदर की संधि को माने, जो कि आपका हुआ है 1776 में। अब दिक्कत की बात समझना भाई, सूरत की संधि को माना जाए या पुरंदर की संधि को माना जाए। सूरत की संधि मानी जाएगी, यानी रघुनाथ राव, अगर हम लोग ये दोनों लोग अपने में डिस्कशन करें तो बंबई की सरकार को फायदा होगी, और पुरंदर की संधि को मानी जाएगी तो बंगाल की सरकार को फायदा होगी। अब बड़ा प्रेसिडेंसी कौन था मैंने पहले बताया, तो बंगाल की प्रेसिडेंसी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का काम करो, मेरा चलता है उसका नहीं चलता है, बॉम्बे वाले को पुरंदर की ट्रीटी मानी जाएगी। लेकिन होगा क्या, इसी बीच में जब तक ये सहमति बन रही है, बंबई की गवर्नमेंट ने कर्नल काकवर्न के निर्देशन में, ध्यान देना यहां पे एक देखना लिखा है, कर्नल काकवर्न के निर्देशन में अकॉर्डिंग टू सूरत ट्रीटी एक कैंपेन भेज देता है मराठा पे अटैक करने के लिए। अब देखो, कर्नल काकवर्न और रघुनाथ राव की सेना क्या करेगी, माधव नारायण राव पे अटैक करेगी। लेकिन माधव नारायण राव के संरक्षक हमको पता है भाई, रघुनाथ राव के बारे में सबको पता है, दरबारी षड्यंत्रकारी है। तो होगा क्या, एक तालगांव का युद्ध होगा, और इस तालगांव के युद्ध में मराठा बुरी तरह हराएंगे। किसको? मराठा हराएंगे कर्नल काकवर्न की टुकड़ी को और रघुनाथ राव को। कौन सा युद्ध होगा? ये तालगांव का युद्ध होगा, तालगांव का युद्ध होगा। अब इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा, तो इस युद्ध के पश्चात, ध्यान देना, इस युद्ध के पश्चात क्या होगा, एक ट्रीटी होगी। तालगांव के युद्ध के पश्चात एक ट्रीटी होगी, और इस ट्रीटी को क्या कहते हैं हम लोग? वडगांव की ट्रीटी कहते हैं। ये वडगांव की ट्रीटी किसके पास हो रही है? तालगांव के युद्ध के पश्चात। तालगांव का युद्ध, ये आपने देखा फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध के ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, ये तीसरी ट्रीटी हो रही है। क्या है? वडगांव की ट्रीटी। तो तालगांव का युद्ध का ये परिणाम थी। अच्छा, इस तालगांव का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बॉम्बे सरकार, और दूसरा कौन था उसमें? तो दूसरा उसमें था मराठा, जो कि पूना दरबार हम लोग। तो यानी बंबई सरकार और पूना दरबार के बीच में ट्रीटी हुआ। इसमें एक ट्रीटी में पूना दरबार कहती क्या है कि भाई आपने हमारे जितने क्षेत्र को, बंबई की गवर्नमेंट ने जितनी क्षेत्रों पे कंट्रोल किया था मराठाओं के, उनको ले लेती है। यानी सभी क्षेत्रों से, सभी जो मराठा क्षेत्र थे बॉम्बे सरकार के अधीन, उन पे क्या करना होता है, इनको अधिकार छोड़ना पड़ता है। अब अंग्रेजों के की दिमाग अब खुलेगा। सूरत की संधि देख लिए, पुरंदर देख लिए, अब वडगांव की संधि देख लिए। अब अंग्रेजों का दिमाग खुलेगा। अंग्रेज कहेंगे कि यार ये जो भी हुआ ना, ये हमारी फूट के कारण हुआ है। अगर ये बॉम्बे की सरकार ने हमारी बात मानी होती तो पुरंदर की ट्रीटी ज्यादा प्रभावी थी। हम तीनों मिलके, यानी तीनों प्रेसिडेंसीज मिलके निपटा देते, मराठा को हरा देते। ये तो हमारे लिए अपमान का विषय है। तो वडगांव की ट्रीटी एक अपमानजनक संधि थी। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। ठीक है, फिर एक नया कैंपेन जाएगा, और वो नया कैंपेन मतलब सब लोग मिलके अटैक करेंगे, एक सहमति बनेगी और मराठाओं की हरा भी देते हैं, मराठाओं को हरा देंगे। और इस बार जब मराठाओं को ये पराजय करते हैं तो
जो मराठाओं के प्रमुख सरदार है ना, आपने देखा होगा जो ऊपर सरदार पड़े हैं, इनमें से जैसे ग्वालियर वोलियर सब जीत लेते हैं। अब इसी बीच में इंटरव्यू होगी माधवराव सिंधिया की, इनका भी एरिया जीत चुके हैं अंग्रेज। तो माधवराव सिंधिया जाएंगे हेस्टिंग्स के पास, बोलेंगे देखो यार एक काम करो, एक समझौता कर लो, समझौता कर लो हमारी तरफ से, क्या ही जा रहा है, हम समझौता करा दे रहे हैं मराठों से। तो भाई अंग्रेज का भी क्या था, इनिशियली आप सोचो ना कि मैसूर को 4 युद्ध में निपटाएं, तो बोलेंगे चलो एक ट्रीटी कर ही लेते हैं। तो अब ये चौथी ट्रीटी हो रही है, किसकी, सालबाई की ट्रीटी। ये चौथी ट्रीटी हो रही है फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध के ड्यूरेशन में, उसको हम लोग कहते हैं सालबाई की ट्रीटी। सालबाई की संधि यहां पे हो रही है, सालबाई की संधि हो रही है। अब सालबाई की ट्रीटी में क्या कंक्लूजन निकलेगा, सालबाई की ट्रीटी में एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ माधव नारायण राव है। माधव नारायण राव क्या है, इस वक्त पेशवा है। अंग्रेज पहली बात किसकी तरफ थे, रघुनाथ राव की तरफ थे। तो भाई अंग्रेजों से ये बोला गया पहली बात तो आप पेशवा स्वीकार करिए कि सालबाई के तहत इंग्लिश कहेंगे ठीक है हम माधव, ठीक है, नारायण राव को हम पेशवा स्वीकार करते हैं, अब हम निकट भविष्य में कभी भी रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे, पहली बात, ठीक, यो ठीक है। दूसरा क्या हुआ इस सालबाई की संधि के साथ, यमुना रिवर जो आप देख रहे हैं, यमुना रिवर का जो ईस्टर्न क्षेत्र है वो सिंधिया को दे दिया गया। भाई सिंधिया इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसी के तहत क्या हुआ, यमुना नदी का जो पश्चिमी एरिया था वो सिंधिया को मिल गया, तो इसमें सिंधिया का फायदा हो गया, ठीक। सिंधिया, भाई सिंधिया क्या कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं, इनका भी फायदा हो गया। अब इंग्लिश क्या करेंगे, अंग्रेज क्या करेंगे, इसी में गुजरात में सॉलसेट और वशीन का दुर्ग था, इसको ले लेंगे, सॉलसेट और वशीन के दुर्ग को ले लेंगे। अब सालबाई की ट्रीटी में एक बात ये होती है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ हो तब देंगे, बढ़िया तरीके से एक दूसरे का बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, साथ देंगे। ये बात थी सालबाई की ट्रीटी में कि हम एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे। और अगले 20 साल तक ये लोग युद्ध भी नहीं लड़ते हैं, इसलिए इसको 20 वर्ष की शांति की ट्रीटी भी कहते हैं। 1782 के बाद से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आप देखोगे 1802 में हो रहा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की आप घटनाक्रम देख लिए कि कैसे स्टार्ट होती है, तो वो रघुनाथ राव की बेवकूफी में स्टार्ट होती है। वो जाता है बंबई की सरकार से सूरत की संधि कर लेगा, और इसी को काउंटर करने के लिए माधव नारायण राव को पुरंदर की ट्रीटी करनी पड़ती है। हालांकि अकॉर्डिंग टू सूरत ट्रीटी, इसको मानते हुए बंबई की गवर्नमेंट कर्नल कॉकवर्थ के निर्देशन में एक मिलिट्री भेज देगी, एक कैंपेन भेज देगी, जिसको माधव नारायण राव हराएंगे तालगांव के युद्ध में, और बंबई की सरकार से ट्रीटी करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वडगांव की संधि। वडगांव की इस अपमानजनक संधि के बाद एक नया कैंपेन तैयार होगा जिसमें मराठाओं की पराजय हो जाएगी, इसके बाद से होगी सालबाई की संधि। तो हमने लगातार ट्रीटीज देखे। अब अगली बारी आती है आपकी बाजीराव द्वितीय की। तो जो बाजीराव द्वितीय है मेरे भाई ध्यान देना, बाजीराव द्वितीय ये है कौन, ठीक है, समझना बात को, ठीक है। बाजीराव द्वितीय को ये क्या रहते हैं, ये रहते हैं रघुनाथ राव के बेटे। ये क्या थे, रघुनाथ राव के पुत्र थे। अब जब रघुनाथ राव ही महत्वाकांक्षी था, तो मैंने आपको क्लास में बताया है कि ये भी अति महत्वाकांक्षी रहेगा, अति महत्वाकांक्षी रहेगा। अब ये क्या करेगा, पहले सोचेगा मेरे पिता की किसने किसने विरोध किया था, अति महत्वाकांक्षी। ये सोचेगा कि मेरे पिताजी का और मेरा पहले कौन कौन बहुत ज्यादा विरोध किया है, तो उन मराठा सरदारों को पराजित करेगा। जनरा इसका साथ इसमें देते हैं सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़, इनके साथ एक टुकड़ी बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, और मिल के अटैक किसके मतलब अपने दुश्मनों पे, तो मतलब जो इसके विरोधी थे उनके पे अटैक करता है। इसी बीच में अटैक क्या करेगा, होलकर पे कर देगा, इंदौर के होलकर। जब होलकर पे अटैक कर देगा तो भाई ये तो प्रभावशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे, होलकर बाजीराव द्वितीय को हरा देते हैं। जब ये हारने लगेगा बाजीराव द्वितीय, तो ये भाग के कहां जाएगा, इंग्लिश के पास, और कहेगा हम आपके साथ ट्रीटी करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, हमारा साथ दीजिए। पिताजी भी साथ देने के लिए भागे थे बंबई की सरकार के पास, बेटा भी भागेगा। तो बंबई की सरकार ने मदद करने के पहले सूरत की ट्रीटी करवाई, इसकी भी मदद करने के पहले क्या होगा, अंग्रेज कहेंगे आप तुम एक काम करो, बेसिन की संधि करो, क्योंकि पेशवा तो तुम ही हो, तो एक काम करो बेसिन की संधि करो। तो बेसिन की संधि, अब ये इंदौर के होलकरों को हराने के लिए, सोचिए अपने ही लोगों को हराने के लिए क्या करेगा, अंग्रेजों से जा मिलेगा फिर से और बेसिन की ट्रीटी करेगा। इसमें गवर्नर जनरल कौन है, वेलेस्ली। गवर्नर जनरल कौन है, वेलेस्ली है। अब इस बेसिन के ट्रीटी में वेलेस्ली क्या मांगेगा,
क्या भाई मदद चाहते हो तो 2/3 अपना जो क्षेत्र है मराठा का वो पहले तो हमको दे दो बिना किसी रुकावट के। तो मराठा क्षेत्र का 2/3 हिस्सा आप समझो, बढ़ाया एक बूंद नहीं, गंवाया सब। बेसिन की संधि से किसको मिल गई? ये मिल गई विलेजली को। ये हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आंग्ल मराठा वार 2 स्टार्ट हो गया आपको यहीं से। आंग्ल मराठा वार 2 स्टार्ट हो गया यहीं से आपका आंग्ल मराठा वार 2 स्टार्ट हो जाता है 1802 से। तो बेसिन की संधि कर लेगा अकॉर्डिंग टू बेसिन की संधि। भाई अब इनसे 2/3 हिस्सा ले लिया, इनसे बोला कि भाई कि पूना दरबार आपने देखा ही, वहां पे हमारा एक रेजिडेंट रहेगा, आपके दरबार में एक हमारा रेजिडेंट रहेगा जो आपके राजकीय कार्य व्यवहार को देखेगा, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, यहां तक कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति में भी इसका फैसला होता था। इसने टीएनटी रिवर बेल्ट ले लिया, टीएनटी नदी क्षेत्र, यानी टी से तुंगभद्रा, एन से नर्मदा और टी से ताप्ती। तो तुंगभद्रा, नर्मदा एवं ताप्ती का क्षेत्र ले लिया। और सोचो कि ये बेल्ट क्या होता है, ये बहुत ही फर्टाइल बेल्ट होता है। तो यानी एक तो इनके पास, मराठाओं के पास पहले से क्या है, केवल वृष्टि छाया क्षेत्र था जो इनको लड़ाकू स्वभाव बनाया था। समय के साथ विजित इन्होंने कई क्षेत्र किया जिसकी वजह से इनके पास फर्टाइल लैंड भी आया। अभी ट्रीटी करके क्या कर रहा है, ये फर्टाइल लैंड दे रहा है किसको? अंग्रेजों को। टीएनटी क्षेत्र दिया। अच्छा नदी क्षेत्र था तो नदी जल परिवहन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस था, तो मतलब अपने आप में इसकी काफी महत्ता थी। इतना ही नहीं, सूरत नगर भी क्या कर देगा, दे देगा किसको? अंग्रेजों को। जाओ अब तक तुम्हारे पास एक छोटा सा कारखाना लगाते थे, पूरा नगर ही लेके जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बेसिन की संधि में इतना कुछ कौन पा जाते हैं? अंग्रेज पा जाते हैं। और जब इतना पा जाएंगे तब अब ये जाएंगे बाजीराव द्वितीय के साथ किसके अटैक कर देंगे? अब ये कर देंगे मराठाओं पे अटैक कर देंगे, शेष मराठाओं पे अटैक कर देंगे जो इस ग्रुप में शामिल नहीं है। यानी स्टार्ट हो जाएगा आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जाहिर होते पराजय तो होनी है भाई, जब अंग्रेज जा रहे हैं और आप कमजोर बन चुके हैं, घर में ही यार आग लगाने वाला आ गया है, तो अब क्या होगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में होना वही है कि जो होगा पराजय। तो देवगांव की एक संधि होती है, देवगांव की ट्रीटी होगी। और देवगांव की ट्रीटी में देखिए होता क्या है, देवगांव की ट्रीटी में क्या होगा जानना कि इंग्लिश क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे कि भैया आपको ये ट्रीटी पहली बात हो किसके बीच में रही है, तो ट्रीटी हो रही है इंग्लिश और नागपुर के भोंसले के बीच में। ठीक है, अब अलग अलग देखो सबसे हो रहा है। तो पहला क्या होगा, पहला नागपुर पे अटैक होगा, तो नागपुर से अलग समझौता होगा। क्या समझौता होगा कि भाई आपसे हमको क्या चाहिए, कटक और वर्धा नदी का क्षेत्र चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, कटक से अटक मराठाओं पे कंट्रोल था, लेकिन अब नागपुर के भोंसले ये लोग याद करो चले गए थे, जीते थे कटक, फिर भाग के चले गए थे अटक जीतने, पानीपत का 3rd वार करा दिए। अब क्या होगा, इनसे ये क्षेत्र क्या कौन ले लेगा, इंग्लिश ले लेंगे। ठीक है, इनसे क्षेत्र कौन ले लेगा, इंग्लिश ले लेंगे। ओके, इस बीच में जो दूसरी अगली ट्रीटी है वो है सुरजी अर्जुन गांव की ट्रीटी। ध्यान देना, जो देवगांव की संधि है इसको हमने देखा कि भाई ये किसके साथ हुआ, ये भोसले के साथ हुआ। और जो आपकी सुरजी अर्जुन गांव की संधि है ये सिंधिया के साथ होती है। ये किसके साथ होगी, ध्यान देना, ये सिंधिया के साथ होती है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये सिंधिया के साथ होती है कंफर्म। ठीक है, वन नोट्स में मैंने देख लिया, सिंधिया के साथ होती है। ठीक, अच्छा सिंधिया के साथ जब ये ट्रीटी होगी तो इनसे क्या ले लेंगे अंग्रेज, इनसे गंगा और यमुना का क्षेत्र ले लेंगे। अब समझो, ऊपर जब बेसिन की ट्रीटी कर रहे हैं सेकेंड आंग्ल में मराठा युद्ध में, तो क्या कर रहे हैं कि तुंगभद्रा, नर्मदा एवं ताप्ती नदी का क्षेत्र किससे ले रहे हैं, तो बाजीराव द्वितीय से ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब युद्ध स्टार्ट करेंगे तो जब जीतेंगे भोंसले को, तो इनसे क्या लेंगे, कटक और वर्धा नदी क्षेत्र ले लेंगे। ठीक है, सिंधिया से क्या लेंगे, सुरजी अर्जुन गांव संधि करेंगे और इनसे गंगा यमुना का क्षेत्र ले लेंगे। इसी तरीके से अच्छा ये दोनों संधियां आपकी 1803 में हो रही हैं, ये दोनों ही संधियां 1803 में हो रही हैं, हालांकि देवगांव की संधि पहले हुई थी। ठीक है, इसी बीच में जान देना एक और लड़ाई ये लड़ते हैं आपकी ठीक है होलकरों के साथ, जिनके साथ जो संधि करते हैं वो है आपका राजपुर घाट की संधि। ठीक है, राजपुर घाट की संधि करते हैं। हालांकि मेनली ये 3 संधियां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिन से हमने बी ले लिया, बेसिन से बी ले लिया। ठीक है, इस युद्ध से स्टार्ट होता है संधि। ठीक है, अब दूसरा क्या है, देवगांव की संधि है, डी ले लिया।
और तीसरा क्या है, सुरजी है, तो एस ले लिया, तो बी डी एस ये आपका हो गया 3 संधि हो गया, ठीक है, लगातार। तो बी डी एस, ये ट्रिक याद रख लो, ये ट्रिक आपकी काम आएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध में, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार में कौन कौन सी ट्रीटी हुई, तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ट्रीटीज ही ट्रीटीज है, 4-5 ट्रीटी ऊपर पड़ा, 3 ट्रीटी इधर पड़ा, 7 ट्रीटी हो गई। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार आपको ट्रीटी होगी बीडीएस। अब यहां पे क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का ड्यूरेशन आगे चल के आ जाता है, आगे चल किसका ड्यूरेशन आएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स का ड्यूरेशन आएगा। तो ये सोचेगा काम करो, जो ये लोग चुटपुट बचे हैं ना, इनको खत्म करो, ठीक है। और ये क्या करेगा, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध स्टार्ट कर देगा, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध स्टार्ट कर देगा 1817 में 18 में, क्योंकि अब लोग खत्म हो चुके हैं। और सिंधिया, होलकर और यहां पे बाजीराव द्वितीय, इनके साथ क्या करेगा, ट्रीटी करना स्टार्ट करेगा। तो इनके ट्रीटी का पीजीआई क्रम नहीं है, पीजीएम क्रम है, ठीक है, पीजीआई की जगह कर देना पीजीएम। तो पी से पूना की ट्रीटी करेगा, किसके साथ, बाजीराव के साथ, बाजीराव द्वितीय के साथ, ठीक है, बाजीराव द्वितीय के साथ। यहां पे आर लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाजीराव द्वितीय के साथ। ग्वालियर की संधि करेगा किसके साथ, सिंधिया के साथ, ग्वालियर की संधि किसके साथ करेगा, सिंधिया के साथ। और मंदसौर की संधि किसके साथ करेगा, होलकर के साथ, मंदसौर की संधि किसके साथ करेगा, होलकर के साथ। तो पीजीएम ट्रीटी किसकी कब होती है, थर्ड एंग्लो मराठा वार में होती है, थर्ड एंग्लो मराठा वार में आपकी जो संधि होती है उसको हम लोग कहते हैं पीजीएम। तो ऊपर हमने ट्रीटी क्या देखा, बीडीएस और फिर पीजीएम। कल को ये छवो ट्रीटी को अरेंज करने के लिए, कालानुक्रम में अरेंज करने के लिए दे तो क्या रखेंगे, पहले लिखेंगे ऐसे याद करेंगे बीडीएस फिर पीजीएम। अब आराम से सारी ट्रीटीज अरेंजमेंट हो गई। वरना सोचो कि कितना कितना टफ क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, सोचना। बी से क्या हो गया, बेसिन की संधि। डी से क्या हो गया, ठीक है, दे से आपका हो गया देवगांव की संधि। एस से क्या हो गया, तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसके साथ हुई है, तो बेसिन की संधि पेशवा के साथ हुई है, ठीक है। पेशवा कौन है, तो बाजीराव द्वितीय, ठीक है। दूसरा आपकी जो देवगांव की संधि है नागपुर के भोंसले के साथ। अब जो आपकी सुरजी अर्जुन गांव संधि है तो एस से सुरजी अर्जुन गांव और एस से ही सिंधिया हो गया, ठीक है। अब इसका से तीसरा याद हो गया, तीसरा आपका हो गया फिर पी, यहां भी पहला पेशवा के साथ हुई है, यहां भी पहला पेशवा के साथ होगी। तो ये किसके साथ हो गए, आपका बाजीराव द्वितीय। फिर जी ग्वालियर के, ठीक है, अपने हो गए सिंधिया, सिंपल। एम से मंदसौर, मंदसौर आपका क्या पे है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे हो गया आपका होलकर के साथ संधि, होलकर के साथ संधि। तो इजिली किसके साथ हुई और, ठीक है, उनका क्रम बहुत आराम से आपको तैयार हो जाएगा, हंसते खेलते तैयार हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसमें में क्या होगा कि भाई जो बाजीराव द्वितीय है, बाजीराव द्वितीय से बातचीत किया जाएगा, बताएगा कि काम करो अब तुम्हारा भी, जब तुम अपनों के नहीं हुए तो दूसरों के क्या होगे। बाजीराव द्वितीय से बातचीत किया जाएगा कि भाई जब तुम अपनों के नहीं हुए तो दूसरों के क्या होगे, एक काम करो विदाई लो, तुम क्या करो विदाई लो, ठीक है। विदाई ये लो भाई, अब तुम 8 लाख रुपए हमसे पकड़ो, अब बहुत तुम पेशवा रह लिए, 8 लाख रुपए तुमको ईयरली देंगे। इनके साथ भी छोटी सी लड़ाई करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं किरकी का युद्ध, इंग्लिश करेंगे। और कहेंगे अब तुम इनके साथ संधि क्या कौन से कर लिए, इनके साथ पूना की संधि करेंगे। कहेंगे अब एक काम करो तुम चले जाओ, तुमको पेंशन भोगी बना देते हैं, इनको बना देंगे पेंशन भोगी, पेंशन भोगी बना देंगे। और पेंशन भोगी बना के इनको कहां रख देते हैं, कोई बताएगा क्या आप में से, ठीक है, कमेंट करो। पेंशन भोगी बना के इनको कानपुर के विठूर में भेज देते हैं, कानपुर के विठूर में भेज देंगे, ठीक है। अब यहीं से कानपुर के विठूर का जो संबंध है ना, आगे चल के आपको 1857 में देखने को मिलेगा। 1857 में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम लोग नाना साहब यानी ढोंडू पंत को पढ़ेंगे तो यहीं से कनेक्ट करूंगा, समझना बात को। अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, हाँ ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर आपको लास्ट रूलर पूछ दे तो आपको दिमाग में कि वो प्रताप सिंह थे, वो लास्ट रूलर है, ठीक है। मराठाओं के जो लास्ट रूलर है वो आ जाता है पेपर में कभी कभी क्वेश्चन, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब कंपनी का हम लोग संवैधानिक विकास देखेंगे। देखो 2 क्लास इसमें लगेगा, अराउंड 50 मिनट की क्लास हो गई है।
तो क्या ही इसको स्टार्ट किया जाए। कंपनी का संवैधानिक विकास का इंट्रो देख जाओ। हम लोग इसको दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे कि बिफोर 1857 कंपनी की क्या रूल्स और रेगुलेशंस थी भारत में शासन करने के, और आफ्टर 1857 जब इनकी बैंड बजा देंगे भारतीय, तो इनकी क्या रूल्स और रेगुलेशन थी। आफ्टर 1857 हमको पता है कि 1857 की क्रांति का ये परीक्षण करेंगे, तो जिन जिन कमियों को पाएंगे कि भाई हमारी इन कमियों की वजह से ही ज्यादा विरोध हुआ है, उन कमियों पे क्या करेंगे और रोकना स्टार्ट करेंगे कि भाई अब हम ये सुधार नहीं करेंगे। और बिफोर 1857 क्या करेंगे, शुरुआत के तो कुछ जो इनके एक्ट्स हैं इसमें वो इंटरनल सुधार करेंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके स्ट्रक्चर में सुधार करेंगे। धीरे धीरे फिर भारतीय शासन व्यवस्था को समझेंगे, तो भारत के इंटरनल हिस्से में सुधार करेंगे, चार्टर एक्ट लाएंगे। मतलब कुल मिला के 1857 के पहले मैक्सिमम खुद में सुधार कर रहे हैं। ठीक, 1857 के बाद से देखेंगे कि फिर मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा, एक भी चीज ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद करना पड़ेगा, एक एक चीज तैयार करा देंगे बहुत यूनिक तरीके से, बस धैर्य बनाए लगे। सॉरी, नेक्स्ट क्लास का बढ़िया तरीके से समझेंगे, एक एक फॉर्मेटिंग तैयार करते चलना है। उम्मीद करेंगे कि आज की भी क्लास आपको समझ में आई हो। फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। जय हिंद।